हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी बाई अनुपम सर पर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो है कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से है। और आज आज की क्लास में हम कोहलवर्ग को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें जो भी डाउट है आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज की बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप मुझे मतलब मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं इससे रिलेटेड, नैतिक विकास से सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं क्लास के लास्ट में, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं क्या है नैतिक विकास का सिद्धांत। आज पहले समझते हैं कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि क्या है नैतिकता। नैतिकता क्या है, क्या पहले इसको समझते हैं। नैतिकता क्या है, नैतिकता को हम समझेंगे। नैतिकता क्या है, वह गुण है, नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत, किसकी, सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। ये इतना समझ लीजिए। पहले तो ये समझिए कि नैतिकता क्या होती है, जो बाद में जानेंगे कि कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। पहले तो ये जान लीजिए कि नैतिकता क्या होती है। अच्छा, नैतिकता क्या होती है, वह गुण है जिससे सही और गलत की पहचान होती है। सही क्या है, गलत क्या है, ये होती है हमारी, जिस चीज से हम इसकी पहचान करते हैं वो तो होती है हमारी नैतिकता। इसे समझते हैं कि सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब इसे नैतिकता को हम किससे सीखते हैं, सामाजिक परिवेश से सीखते हैं, क्योंकि हम समाज से ही सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, जब बालक का जन्म होता है तो वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, यानी कि ना ही उसमें नैतिकता पाई जाती है और ना ही ऐसा होता है कि इसमें नैतिकता नहीं पाई जाएगी। ऐसे कोई निश्चित नहीं होता, ना ही नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। अच्छा या बुरा वो किससे सीखता है, समाज से सीखता है। तो ये तो हुई हमारी नैतिकता कि नैतिकता क्या है, नैतिकता के बारे में हमने जाना। आगे देखते हैं, आगे क्या है कोहलवर्ग ने। अब आगे देखते हैं कि कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। पॉइंट क्या कह रहा है, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत, नैतिक विकास का अवस्था का सिद्धांत, स्टेज थ्योरी भी कहा है। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में, किससे, 6 अवस्थाओं में बांटा है, विभाजित किया है एवं उन्हें सार्वभौमिक माना जाता है। किसे सार्वभौमिक माना जाता है, यानी कि सभी में ये जो नैतिकता होती है वो पाई जाती है। 6 प्रकार की अवस्थाओं में डिवाइड किया है। अगला पॉइंट है, सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। यानी सार्वभौमिक मतलब सभी में पाई जाती है, चाहे कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं होगा कि किसी में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। ये नैतिकता सभी में पाई जाती है। ये 6 अवस्थाओं से होकर सभी बालक गुजरते हैं। अगला पॉइंट देखिए, नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। किस में आती हैं, निश्चित क्रम में आती हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि ये नैतिकता पहले आ गई, ये नैतिकता इस एज में आएगी, मतलब कोई जो लास्ट वाली नैतिकता है वो पहले वाली एज में आ गई, ऐसा नहीं है। ये क्रम से चलती हैं, निश्चित क्रम में आती हैं। इस क्रम में कोई बदला नहीं जा सकता, इन क्रमों को बदला नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है, नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। अंत तक जो नैतिकता पाई जाती है उनमें पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति, क्या, नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हर बालक में नैतिक तर्क शक्ति, यानी कि नैतिकता की जो तर्क शक्ति है वो हर बालक में भिन्न भिन्न होती है, सब में एक नहीं होती कि इसमें भी यही नैतिकता की ये चीजें हैं तो मतलब हमारे में भी वही हो और आप में भी वही नैतिकता हो, ऐसे नहीं हो सकता। सब में अलग अलग होती है, भिन्नता होती है। हो सकता है मेरे में कुछ और नैतिकता हो और मैं नैतिकता का कुछ और अर्थ निकालती हूँ, आप नैतिकता से रिलेटेड कुछ और अर्थ निकालते होंगे, यानी कि आप में कोई और नैतिकता पाई जाती होगी, तो ये होगी, यानी कि सभी में भिन्नता होती है ना। अगला देखते हैं आगे क्या है। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं का वर्णन किया है।
लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इसको 3 स्तर पर बताया है। किसको? 3 स्तर पर बताया है। यानी कि आप समझिए कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो 3 स्तर हैं। क्या है? 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाओं में इसे डिवाइड किया गया है। ऐसे समझिए कि उन्होंने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने अवस्थाओं को एक साथ रखकर, क्या? यहाँ देखिएगा, एक साथ रखकर इसको 3 स्तर, इनको 3 स्तर पर रखा है एवं इसकी व्याख्या की है जो इस प्रकार है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, इस इमेज के माध्यम से आप समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगा क्योंकि जो एज क्रम डिवाइड है वो नीचे से ऊपर तक है। जैसे पहला है, देखिए पहले जो स्टेज होगी, जैसे 3 स्तर इसके कौन कौन से हैं, देखिए प्री कन्वेंशन यानी कि परंपरागत स्टेज, क्या? परंपरागत स्टेज पहली स्तर ये है। दूसरा स्तर है इसका कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत ये परंपरागत, ये परापरंपरागत स्टेज है। और तीसरी क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पश्च परंपरागत, क्या होगी? परंपरागत या पश्च परंपरागत, इसे कहेंगे पश्च परंपरागत, है ना, स्टेज है। तो इसको दो पार्टों में, यानी कि जो पहली स्टेज है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, दंड और अज्ञान, दंड और ज्ञान। और इसे दूसरा क्या है? यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता। इनको 2 में डिवाइड कर दिया, एक स्तर को, किसमें? दो में डिवाइड कर दिया एक स्तर, यानी कि एक स्तर को उन्होंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है और दूसरे स्तर को डिवाइड किया है। ये देखिए, दूसरे स्तर को इन्होंने डिवाइड किया है 2 पार्टों में, किसमें? 2 पार्टों में डिवाइड किया है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। और चौथा क्या है? कानून और व्यवस्था। ये चीज तो कानून और व्यवस्था, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, तो ये इस पर आ जाएगा दूसरे स्तर पर। और ये सामाजिक अनुबंधन एवं उन्मुखता 5वां, और सार्वभौमिक एवं नैतिक सिद्धांत उन्मुखता 6वीं, है ना, 6वीं अवस्था हो गई। तो ये हो गई, ये 2 अवस्थाएं क्या होंगी? तीसरे स्तर पर आ जाएंगी, ये है ना। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इसको डिटेल से जब कवर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, है ना, डिटेल से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, पहली हमने क्या बताया? पूर्व परंपरागत, क्या? पूर्व परंपरागत अवस्था। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसको हिंदी से ज्यादा आप इंग्लिश में इसे याद करिएगा, इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि हिंदी में वही चीजें लिखी होती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप इंग्लिश में इसे सीखेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी वो करने में। तो इसको हिंदी इंग्लिश में याद करिएगा। और पहली जो इसकी अवस्था होगी वो पूर्व परंपरागत अवस्था होगी। पूर्व परंपरागत अवस्था कब से कब तक खोजी है? 4 से 10 वर्ष तक, क्या? 4 से 10 वर्ष तक। यहाँ 1 मिनट, जैसे ये पूर्व परंपरागत अवस्था कब से कब तक होती है? 4 से 10 वर्ष तक पाई जाती है। इसके 2 पार्ट, अभी मैंने क्या बताया, इसको 2 स्तरों में मतलब इस स्तर को 2 पार्टों में, 2 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया गया है। ए नंबर, जैसे आज्ञा एवं दंड की अवस्था, क्या? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरी क्या है? बी क्या है? अहंकार की अवस्था। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, किसमें? 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है पूर्व परंपरागत अवस्था को, 2 पार्टों में, आज्ञा और दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, है ना। दूसरा देखते हैं परंपरागत। दूसरा कौन सा स्तर है? परंपरागत अवस्था। दूसरा क्या है? परंपरागत अवस्था। इसकी एज क्या है? कोहलबर्ग ने इसकी एज डिसाइड की है 10 से 13 वर्ष तक। क्या? कब से कब तक बताइए? 10 से 13 वर्ष तक बताइए। इसको 2 पार्टे में, इसे ही इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहली क्या है? प्रशंसा की अवस्था। और ऐसे ही मतलब अगर इसे बोल सकते हैं, प्रशंसा की अवस्था भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको एग्जाम में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता भी बोलते हैं। इसलिए दोनों नामों से इसको याद करिएगा, नहीं तो कभी कभार क्वेश्चन बदल के भी पूछ लेता है। यहाँ प्रशंसा की अवस्था, या इसी को कह सकते हैं अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। बी क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, या इसी को कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता भी कहते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी स्टेज, दूसरा स्तर हो गया, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो पहला तो एक स्तर के हिसाब से बात करें तो 1 और दूसरा हो गया,
और अगर अवस्थाओं के हिसाब से कितने अवस्थाओं में डिवाइड किया है तो 1, 2 और ये 3 और ये 4 हो गए, है ना। आगे देखते हैं अगला स्तर क्या है हमारा, तीसरा जो है कोहल वर्ग के अनुसार जो उत्तर परंपरागत अवस्था, क्या उत्तर परंपरागत अवस्था है जो 13 वर्ष से ऊपर होती है, इसकी एज क्या होती है 13 वर्ष से ऊपर मानी जाती है। इसलिए आगे देखिए इसको दो पार्टों में इसको भी डिवाइड किया गया है, सामाजिक समझौते की अवस्था, क्या सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरा क्या है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखिए अगला क्या है, एक ये चार्ट बनाया है मैंने, इस चार्ट के माध्यम से इस चार्ट को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था, इस चार्ट को माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इस जो परंपरागत अवस्थाएं या पूर्व परंपरागत, पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक अवस्था है, इनको कई नामों से जान जाते हैं, कई नामों, कहीं कहीं ऐसा होगा कि पूर्व परंपरागत ना लिख के ऐसे करके मतलब इनके नाम जो हैं वो अलग दे देते हैं, तो हमें क्या होता है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं कहीं उदाहरण से वो जो चीजें हमने पढ़ रखी हैं वो लिखा ही नहीं है, कोई दूसरा नाम दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं से है, तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो इसके जितने भी स्टेज या नाम ऑब्लिक करके मैंने लगाए हैं तो वो सारे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार इनसे क्वेश्चन बदल के पूछ लेता है। यहाँ देखिए यहाँ स्तर दिया हुआ है लेवल, यहाँ स्टेज दी हुई है यानी कि चरण, और यहाँ पर ये सामाजिक अभिन्यास है दिया हुआ है। तो आगे देखिए ये पहली वो दी है पूर्व परंपरागत अवस्था, यहाँ दिया है पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था, या इसी को कहूँ ऑब्लिक लगा के प्राक परंपरागत अवस्था, क्या प्राक परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, पहला और दूसरा। तो ये क्या है, इसको आज्ञाकारिता एवं दंड अभिन्यास भी बोलते हैं, इसको आज्ञाकारिता या दंड अभिन्यास भी कह सकते हैं। दूसरे को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाद, उपकरण और विनियमित, नैमित, अभिन्यास, इन सब नामों से भी जाना जा सकता है। अभी देखिए अभी आपने पीछे देखा किसी दूसरे नाम से जानते, तो सारे नाम एक ही हैं, बस आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको ये भी बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं, है ना। अच्छा दूसरी है पारंपरिक, है ना, और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, लड़की, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का या अभिन्यास, है ना, ये चीज है। और चौथा क्या है इसमें, कानून व्यवस्था अभिन्यास या प्राधिकरण, और अब ये सामाजिक अनुबंधन, ये नीचे का है, सॉरी ये नीचे का है। तो ये है उत्तर पारंपरिक अवस्था है, इसको 5वां और 6वां, इसके 2 पार्ट भी हैं, तो इसके भी 2 पार्ट हैं, ये अभिन्यास और ये सैद्धांतिक अंतचेतन, सार्वभौमिक, नैतिक एवं प्रमुख अभिन्यास, है ना। तो ये तो रहा हमारा नैतिक विकास के सिद्धांत के जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके 3 स्तर बताए गए हैं। तीनों स्तरों को 2-2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था जो थी वो हमारी क्या थी, जो पहली अवस्था जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, यहाँ जो पहली अवस्था थी हमारी वो 6 से 10 वर्ष तक थी, दूसरी जो थी वो 10 से 13 वर्ष तक थी, और जो चौथी थी हमारी वो 13 से ऊपर की अवस्था हो गई। तो ये तो रहा हमारा मतलब नैतिक विकास की अवस्थाएं। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं अंदर, इसके अंदर जाके पढ़ते हैं, देखते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बच्चा कैसा व्यवहार करता है, उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। पूर्व परंपरागत अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं कि ये अवस्था पूर्व परंपरागत अवस्था है क्या चीज, पहले इसको समझते हैं। जब बालक बाहरी तत्वों या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक शक्ति स्तर मतलब प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं, है ना। ये मतलब इनमें बाहरी तत्व की घटनाओं के आधार पर किसी के व्यवहार या नैतिक अनैतिक मानता है, यानी कि इसमें क्या होता है नैतिकता का अभाव होता है, सीधे सीधे ये समझिए आप। इस अवस्था में क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है, इसमें नैतिकता नहीं पाई जाती, मतलब खुद के अंदर की नैतिकता नहीं पाई जाती, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। इसीलिए ये कह रहा है कि जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिकता या अनैतिक मानता है, तो
की नैतिक तर्क शक्ति स्तर मतलब पूर्व परंपरागत अवस्था कही जाती है, जो 2 अवस्थाओं में डिवाइड है। देखिए पहली अवस्था क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। क्या आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो अभी बताया मैंने, इसमें क्या होता है, आज्ञा और दंड की अवस्था है क्या, ये समझिए, आज्ञा और दंड की अवस्था क्या है। इस अवस्था में पॉइंट नंबर पहला कह रहा है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार बंधव्य पर आधारित होता है और इसे डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। किसे, इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। आगे देगा, अगला पॉइंट देख लेते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले पॉइंट देख लेते हैं सारे। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिक, एक मिनट पेन जरा चेंज कर लें कलर। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का उन्मुख आधार मानते हैं, है ना। आगे अगला पॉइंट देखिए, बच्चा सोचता है कि बंद से बचने के लिए, यानी कि दंड, सॉरी यहाँ लिखा है दंड, किससे बचने के लिए, दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। किससे बचने के लिए, दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। यहाँ देखिए स्टेज का नाम भी कह रहा है दंड एवं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो यहाँ इसमें क्या कह रहा है, बच्चा दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करेगा, सही गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से करता है यहाँ पर। यानी कि अगला तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ये ऐसे समझिए कि जैसे कोई बच्चा है, यहाँ आज्ञा और दंड से रिलेटेड है। जैसे कोई बच्चा है आपके पास, वो क्या कहते हैं, अभी पूर्व परंपरागत अवस्था में है, तो उसमें क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या पूर्व परंपरागत अवस्था में जो बच्चा होगा, उसे हम दंड देके या आज्ञा या दंड देके, या तो आज्ञा देंगे, वो अगर उसके अंदर डर है, जैसे कोई गेस्ट आए, है ना, उनको प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, तो वो अपने आप करता है। अगर नहीं किया, मान लो अगर उसने नहीं किया, तो उसके अंदर ये डर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो बाद में जब ये चले जाएंगे तो मम्मी पापा से हमें डांट पड़ेगी, या किसी चीज को लेकर उसे दंड दे दिया जाए और उसे इस बात का डर हो कि इस चीज से मुझे अगर बाद में मैं ये काम मुझे करने के लिए बोला गया, नहीं करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, इस डर से वो काम करता है। मतलब उसको सही गलत नहीं पता, मतलब वो डर की वजह से वो काम कर रहा है ना, डर की वजह से वो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। आगे देखिए, दूसरी जो है वो अहंकार की अवस्था। इसी की जो दूसरी अवस्था है वो क्या है, अहंकार की अवस्था माना जाता है, स्टेज ऑफ ईगो, इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ ईगो, इसे इंग्लिश में कहते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है, स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। उसे लगता है, अगला पॉइंट कह रहा है, उसे लगता है कि वही बात सही है। क्या, वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, वही बात सही है जिसमें क्या हो, बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर देंगे तो वह हमारी इच्छा पूरी करेगा। एक ऐसे कह सकते हैं, ऐसे आप समझिए उदाहरण से, जैसे हाँ, हम भी छोटे छोटे थे या आप भी रहे होंगे अपनी एज में, कि जैसे किसी ने मेरी पेंसिल तोड़ दी, बचपन में किसी ने मेरी पेंसिल तोड़ दी क्लास में, या हमारी क्लास में भी ऐसा होता है कि जैसे किसी बच्चे ने किसी का नुकसान कर दिया, पेंसिल तोड़ दी या बैग फाड़ दिया, तो वो भी उसको पलट के ही जवाब देता है कि ले तूने ये किया था, मैं ये कर रहा हूँ तेरे साथ, है ना, तूने ये कर दिया, अब मैं ये कर दूंगा। मान लो उसने उसकी पेंसिल तोड़ी, तो वो उसका बैग फाड़ देगा, है ना। उसने उसको एक झापड़ मारा तो उसको ये बात याद रहती, इसने मुझे मारा है, चाहे वो बाद में ही ले उसका बदला, लेकिन उसका बदला तो ये लेके रहेगा। यानी कि कह सकते हैं जैसा को तैसा, यानी कि तूने मेरे साथ ये व्यवहार किया है, मैं भी तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि लेन देन हो, यानी कि वह बात सही है जिससे बराबरी का लेन देन, यानी कि बराबर हो गया ना, अगर तूने ये किया मैंने ये कर दिया, बराबर हो गया, है ना। तो बच्चे में ये चीज होती है। इस अवस्था में ऐसी नैतिकता पाई जाती है, ये इसे कहेंगे अहंकार की अवस्था, है ना। और इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। क्या होता है, बालक में अहंकार होता है यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है तो वह वो काम करता है, इसे अनैतिक नहीं समझता है। क्या है, अनैतिक नहीं समझता। जैसे कोई काम है, जैसे झूठ बोलने से कोई काम हो रहा है तो वह उसको झूठ बोल देगा वहां पर,
है ना। जैसे मान लो ये चीज़ फ्रिज में रखी है, ऐसा मान लो आपकी मम्मी ने कोई चीज़ फ्रिज में रखी है, अब उसको वो खानी है, तो वो खा लिया उसने, बाद में मम्मी ने पूछा कि ये तुमने उसको खाया, तो वो क्या करेगा, वो झूठ बोल देगा, वो झूठ बोल देगा कि मैंने नहीं खाया, है ना, मैंने नहीं खाया। और ये चीज़ उसको गलत भी नहीं लगेगी कि मैंने गलत किया, ये मतलब ये चीज़ें सब में होती हैं, इस एज में ये चीज़ें सब में होती हैं, ऐसी नैतिकता पाई जाती है। हम सब लोग इस स्टेज से होके गुजरते हैं, सभी में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, झूठ बोलने उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है, वो तो हम वह उसका को करता है, ऐसे अनैतिक नहीं समझता है। अगला देखिए, अगली जो अवस्था है हमारी, वो परंपरागत अवस्था है। क्या है? परंपरागत अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उसकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं इस प्रकार। इसमें क्या है, जो नैतिकता होती है उसमें क्या होती है, स्वयं से कोई नैतिकता नहीं पाई जाती। इसमें जो नैतिकता का अभाव होता है, इसमें क्या है, इस स्टेज में, परंपरागत स्टेज में दूसरों की नैतिकता पर निर्भर करता है। वो चाहे समाज हो, चाहे हमसे बड़े लोगों ने कोई नियम बनाए हों, कोई कानून बनाया हो, मतलब जो दूसरे लोगों से नैतिकता प्राप्त होती है, इसमें हमें दूसरों लोगों से रिलेटेड हम नैतिकता को सीखते हैं। यानी कि जैसे मम्मी पापा ने कोई नियम बना दिया, कानून ने कोई वो बना दिया, तो दूसरों पर आदत, यानी कि नैतिकता इसमें इस स्टेज में क्या होती है, परंपरागत स्टेज में नैतिकता दूसरों पर निर्भर होती है। तो इसकी जो पहले 2 पार्टों में इसकी अवस्था को विभाजित किया गया है। पहला जो है वो देखते हैं, प्रशंसा की अवस्था क्या होती है, प्रशंसा की अवस्था इसे कह सकते हैं, इसे प्रशंसा की अवस्था कहेंगे, या इसी को अगर कहेंगे तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की भी कह सकते हैं। इस कभी-कभी लिखा रहता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की भी होता है। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। अगला पॉइंट है, इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है, जिससे कि वह प्रशंसा प्राप्त कर सके, जिससे कि वह ऐसा काम करेगा जिससे उसे प्रशंसा मिल सके, यानी कि बोला जाए कि हाँ गुड बॉय, गुड गर्ल, है ना। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर बोल दो कि ये काम कर लो बेटा, आप बहुत अच्छे लड़के हो, है ना, या ये काम कर लोगे तो आप बहुत अच्छे लड़के हो, तो वो उस काम को कर देगा बच्चा, है ना। तो इसमें क्या है, नैतिकता क्या है, दूसरों से मिल रही है हमें, है ना, दूसरों के आधार पर हम नैतिकता को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ इसमें क्या है, प्रशंसा पहली अवस्था क्या है कि ये अच्छा और अच्छा लड़की अच्छा व्यवहार करने पर प्रशंसा प्राप्त, मतलब कहीं भी ऐसी कोई भी ऐसा काम जिससे हमें प्रशंसा मिलेगी, वो बच्चा उस काम को करेगा। क्लास में अगर कहें किसी को कॉपी, मेरे क्लास में अगर फॉर एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि हैंड राइटिंग या किसी को ड्राइंग दी हो, उसने अच्छा नहीं लिखा, नहीं बनाया या नहीं याद करके आया, अगर उसके कॉपी में गुड या कोई स्टार वगैरह दे दिए जाए उनको, तो अगली बार उनसे बोल दिया जाए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो अगले दिन वो और अच्छा करके आएगा, और अच्छा लिख के आएगा या और अच्छी ड्राइंग करके आएगा, है ना। तो अच्छा व्यवहार करने लगता है, उसे धीमे धीमे करके इससे हम मतलब सकारात्मकता के तौर पे लेते हैं। अगर कोई पुरस्कार भी दे रहे हैं कि इससे तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, तो वो भी सकारात्मक माना जाता है, अगर कोई इसी काम को लेके मतलब वहाँ पर बच्चा सीख रहा है। आगे देखिए, मतलब अगला पॉइंट क्या है, उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है, सॉरी, नैतिक मानता है जिससे वह प्रशंसा मिलती है। आगे देखो, इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। क्या होता है, उसके चिंतन का स्वरूप किससे निर्धारित होता है, समाज या परिवेश से निर्धारित होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो है इसका जो दूसरा है, बी नंबर है, मतलब इसको परंपरागत को 2 स्टेजों में बांटा गया था, प्रसन्नता की अवस्था, और दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था यानी समाज के प्रति सम्मान की अवस्था। पॉइंट क्या कह रहा है, उत्पादक में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होता है। यानी कि अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट से समझ लीजिए, ट्रैफिक लाइट में कानून बना दिया गया कि रेड लाइट जलने पर आपको रुक जाना है। क्या करना है, रेड लाइट जलने पर आपको रुक जाना है, ये कानून बना दिया गया है समाज या कानूनी तौर पर। तो इसमें जो बच्चा होगा, इस स्टेज में जो बच्चा होगा, मतलब ये कहेगा कि मतलब नहीं पार करना चाहिए हमें,
क्या करना चाहिए, नहीं पार करना चाहिए, तो वो नहीं पार करेगा। आगे देखिए, यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। अभी तक क्या, इससे पहले मतलब स्टेज में क्या था, बालक किससे समाज को क्यों महत्व दे रहा है, क्योंकि वो उससे प्रशंसा कर रहे थे, बहुत अच्छा, गुड बॉय, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, ये काम करोगे अच्छा होगा, ये काम करोगे, गंदे बच्चे ऐसे काम करते हैं, बैड मैनर होता है ना, इन चीजों के रिलेटेड मानता था। अब क्या, सब प्रशंसा को लेके देखता था। अब इस अवस्था में क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक होता है। यानी कि ये, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ट्रैफिक लाइट का, इस एज में बच्चा समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध, समाज के नियमों के विरुद्ध कोई काम अगर करेगा तो वो क्या होता है, अनैतिक माना जाएगा, यानी कि अच्छा नहीं माना जाएगा, तो वो उस नियम को नहीं तोड़ता है। ये होती है नैतिकता इस एज में। आगे देखते हैं अगला क्या है, अगला है हमारा उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था जो है वो क्या है, उत्तर परंपरागत अवस्था को दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है, वही उप अवस्थाएं, जैसे कि पिछली अवस्था में दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो ए नंबर है वो क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था, इसमें क्या है, पहली स्टेज क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था। पॉइंट क्या कह रहा है, इस अवस्था तक आते जाते, इस अवस्था तक आते, सही तो लिखा था, एक मिनट, इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है, व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है। अगला पॉइंट कह रहा है, व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व तो है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि वो समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। क्या करता है, समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अच्छा, जैसा कि अभी फॉर एग्जांपल दिया था मैंने कि वो उसमें ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल था, तो ये वो यहाँ भी लागू हो सके, समाज हमारा दायित्व है कि समाज के नियमों का क्या पालन करें। यानी कि अगर वहाँ नियम बनाया गया है कि ट्रैफिक रेड लाइट पे हमें रुक जाना है, तो वो क्या है, हमारे हितों की रक्षा के लिए है, ये माना गया है। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति समाज के बीच का समझौता क्या होता है, टूट जाता है। व्यक्ति और समाज के, मतलब अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया, यानी कि ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जलने पर हमें रुकना है और हम नहीं रुके, तो क्या है, समाज और क्या कहते हैं, समाज और इसके बीच समझौता क्या होगा, टूट जाता है। अगला पॉइंट है, परंतु इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को बदला जा सकता है, इसको समझिएगा। यहाँ जैसा कि रुकना तो बताया गया है कानूनी तौर पर ट्रैफिक लाइट पे, लेकिन अगर वहीं पर किसी आगे मान लीजिए ट्रैफिक रेड लाइट जल रही है और आगे जाके किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मतलब क्या वहाँ तो ये है कि नियम हम नहीं तोड़ सकते, नियम तो ये कह रहा है कि हम उस ट्रैफिक लाइट के नियम को नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसमें इतनी नैतिकता मानी जाती है कि अगर कोई आगे एक्सीडेंट हो गया, कोई बूढ़ी औरत पड़ी हुई है या क्रॉस नहीं कर पा रही है और आपको लग रहा है कि इसके आगे जाके इसका एक्सीडेंट हो गया है या हो सकता है, तो वो उस नियम को वहीं पर तोड़ दिया जाएगा। इसको कुछ लोग होंगे जो इसमें ये चीज मतलब अनुमान लगाएंगे कि नहीं उसने गलत किया कि नियम क्यों तोड़ दिया, और कुछ लोग होंगे कि हाँ मतलब सही किया, उसने नियम तोड़ दिया, क्योंकि उस नियम को तोड़ने पर क्या है, उस बुढ़िया की या उस इंसान की जान बच सकती है। तो कुछ लोग, सब लोग अपने अपने तरीके से इस मतलब नैतिकता को डिसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है, समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को बदला जा सकता है ना। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट जो है वो क्या है, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था है। इसका जो पहला पॉइंट है, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति को अच्छे या बुरे, अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं और एवं अपने बनाए गए
पर चलता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है। यानी कि अब किसी पर, ये जो अवस्था थी हमारी परंपरागत, यानी कि पहली अवस्था में क्या, नैतिकता का अभाव होता है। दूसरी जो परंपरागत अवस्था थी हमारी, उसमें क्या होता है, समाज से हमें नैतिकता प्राप्त होती है, जो समाज कहता है वही हमारे लिए सही या गलत होता है। इस अवस्था में क्या होता है, परंपरागत अवस्था में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हमें स्वयं के अंदर से नैतिकता आती है, स्वयं का विवेक विकसित हो जाता है। तो इसमें क्या है, स्वयं का विवेक विकसित हो जाता है और हम ये जानने लगते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका विकास हो जाता है इस अवस्था में बच्चे का। तो ये तो रहा नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग ने दिया था, नैतिक को डिसाइड किया था 3 स्तरों पर, उसके 2-2 पार्ट बताए थे। आगे देखते हैं अगला। अब इससे नैतिक विकास से यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। कोहलबर्ग के चरणों में से ये कौन सी अवस्था है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, ए नंबर कह रहा है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, बी कह रहा है सजा आज्ञा पालन अभिन्यास, सी कह रहा है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन और डी कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जैसे मैंने आपको बताया कि ईमानदार या गर्व होगा, प्रशंसा कर रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें अभी पिछली मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा सी, यानी कि गुड बॉय या गुड गर्ल या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की या प्रशंसा। यहाँ क्या बात हो रही है, प्रशंसा, यानी कि गर्व होगा, यानी कि वो उसको वहां पर प्रशंसा हो रही है बच्चे की। तो ये आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत को पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा। क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार पूछ रहा है। तो ए कह रहा है व्यक्तिगत जरूरतें एवं इच्छाएं, बी कह रहा है व्यक्तिगत मूल्य, सी कह रहा है पारिवारिक अपेक्षाएं, डी कह रहा है संभावित सजा शामिल है। कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर नंबर सही होगा डी। क्या, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। सभी संभावित सजा शामिल है, क्या, पूर्व परंपरागत अवस्था, है ना। तो इसका आंसर नंबर सही होगा डी। आगे देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। मैंने क्या बताया था कि नैतिकता नहीं पाई जाती, नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि अनुपस्थिति को दर्शाता है। कौन सा स्तर, स्तर तीसरा, स्तर चौथा, स्तर पहला या स्तर दूसरा, कौन सा स्तर होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, पहला स्तर जो है, यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सी, पूर्व या इसी को कहूं प्राक, क्या, प्राक परंपरागत अवस्था, है ना। आगे प्राक परंपरागत अवस्था इसी को कहूं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसका आंसर सही हो। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देता है। क्या, एक शिक्षक कौन जन्म देता है, एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देता है। अब देखिए यहाँ नैतिकता कहाँ से मिल रही है, यहाँ नैतिकता कहाँ से मिल रही है, शिक्षक से मिल रही है, समाज से मिल रही है ना। तो ये देखिए क्या कहा, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देता है। तो ए नंबर कह रहा है जन्म दे सकता है किस अवस्था पर। देखिए व्यवहार कैसे करें, हम सख्त व्यवहार कैसे करें,
पर सख्त निर्देश देना, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना, व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना या धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर चर्चा या उन्हें शामिल करके। ऐसे नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके, यानी मूल्यों को जन्म देता है, किसे? नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें शामिल कर सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो यहाँ पर ए नंबर कह रहा है कोलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए हैं। बी कह रहा है कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन के आधार पर एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। सी कह रहा है कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। सी कह रहा है कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिस्सा नहीं दिया है। अच्छा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कोलबर्ग का, अगर आपको पता है तो बताइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं कमेंट में उसका जवाब दूंगी कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी, तो किस चीज पर आलोचना की थी और किसने की थी, ये चीज बताइएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी इसका आंसर सही हो जाएगा कि इन्होंने क्या है, उनकी आलोचना की गई थी कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पे पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में संस्कृति अंतर को हिसाब नहीं दिया, है ना, हिसाब नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा पुरुष और महिलाओं के बीच में नैतिक तर्क के संस्कृति अंतर का हिसाब नहीं दिया गया, इसलिए आंसर सही हो जाएगा इसका डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क को सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा यदि आप ईमानदार हैं? ये जो है उदाहरण है, ये किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए। ये क्या आएगा? ए नंबर कह रहा है दंड एवं आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़का या अच्छी लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो साफ साफ पता चल रहा है कि गर्व कर रहा है, यानी कि प्रशंसा कर रहा है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, यानी कि क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? पूर्व परंपरागत, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक या पूर्व पश्च पारंपरिक? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन पर डिसाइड होता है? दूसरों के, ध्यान से जवाब दीजिएगा, दूसरों पर निर्भर होता है। नैतिकता कहाँ से प्राप्त होती है? दूसरों के अनुमोदन, यानी पारिवारिक आकांक्षाओं या पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होते हैं। यानी कि नैतिकता कहाँ से मिलेगी? समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो कौन सा वो है? तो इसका आंसर जो सही होगा, आंसर नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पारंपरिक, यानी कि समाज से मिलती है, समाज से जो नैतिकता हमें मिलती है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो इसका आंसर सही होगा पारंपरिक, है ना, पारंपरिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक विकास की तर्कणा किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? मैंने जैसा कि अभी आपको क्या बताया, जैसा का तैसा, क्या बताया? जैसा का तैसा, यानी कि ये मेरे लिए आप करो तो मैं ये आपके लिए करूंगा, है ना। मैं ये तभी करूंगा, या ये मेरे लिए आप करो तो मैं आपके लिए कर दूंगा, या तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा, है ना। तो ये किस अवस्था के अंतर्गत आता है? जैसे ए नंबर कह रहा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अंदर, बी कह रहा है सामाजिक अनुबंधन या अभिमुखीकरण के अंदर, सहायक उद्देश्य या अभिमुखीकरण के अंदर, या दंड एवं आज्ञा पालन अनुमुखीकरण के अंदर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाब दीजिए। इसका आंसर जो सही होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कि सहायक
सहायक उद्देश्य या अभिमुखीकरण के अंदर इसका आंसर सही हो जाएगा सी। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी। रोहित ने जैसे रोहित एक नाम का बच्चा है, उसने क्या किया? अजय की डेस्क से पेंसिल ली हुई पेंसिल वापस रख दी, क्योंकि उसे पकड़े जाने का, सजा मिलने की क्या थी? डर था। क्या था? कि उसने अगर उसकी पेंसिल ले ली तो उसे अब क्या होगा? दंड मिलेगा या सजा मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे, दंड की बात कर रहा है तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दंड की बात कर रहा है। यह कोलवर्की की सब स्तर को बताता है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। पूर्व संक्रियात्मक स्तर, यह किस स्तर को बताता है? दंड, दंड की बात कर रहा है। दंड, दंड की बात कर रहा है तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, पूर्व परंपरागत, यानी कि उसमें दंड आज्ञा करके स्तर था, यानी कि किसी दंड की वजह से, किसी कोई चीज की काम अगर कर रहा है तो दंड पाने की डर से करेगा, और अगर किसी काम को करने में उसे लग रहा है कि इससे हमें दंड मिलेगा तो वो काम को नहीं करेगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? लॉरेंस कोलवर्क के सिद्धांतों के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? उत्तर प्राग, देखिए नाम हमेशा बदल बदल के आ रहे हैं। देखिए क्या है आंसर में, क्या है? नाम बदल बदल के आ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या प्रथा पूर्व अवस्था या प्राथगत अवस्था। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा डी। डी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्राथगत या थी परंपरागत अवस्था, यानी कि दूसरों पर निर्भर है, स्वीकृत देते हैं, यानी कि दूसरे लोग क्या है इसको, इनका किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे क्या देते हैं? स्वीकृत देते हैं, दूसरे लोग इसे स्वीकृत देते हैं, इसलिए हम ये काम को कर रहे हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, प्रथागत, है ना। तो ये रहे आज हमारे कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और इससे कुछ क्वेश्चन भी रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। तो सभी को राम राम, सभी को बाय बाय, टेक केयर।